हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम एक और बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो कैसे आप रेस्पिरेशन करते हो, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उन क्या कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जानेंगे। कि आपने गैसेस को या फिर एयर को इनहेल किया, आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है और उस ऑक्सीजन का कैसे आपकी बॉडी यूज करती है और कैसे CO2 को बाहर निकालती है, इन सभी प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम 11th-12th में आपने एक बेसिक लेवल पर तो पढ़ा ही होगा। आज थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या समझते हैं? इसका मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ा। केवल ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें आप ऑक्सीजन या गैसेस को आपकी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो फिर आपके लंग्स के पास जाती है, लंग्स से फिर वो ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर वो टिश्यू पर जाती है, और टिश्यू में जो सेल्स होती है वो सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज करती है। क्योंकि देखो, हमने पढ़ा है कि सेल को काम करना है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो जो भी हम फूड लेते हैं, आप जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, तो उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और फिर उससे जो ATP रिलीज होती है, जो जिसे आप एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है, उस प्रोसेस में आपके ऑक्सीजन का यूज होता है। तभी तो जाकर CO2 और H2O लास्ट में रिलीज होता है और फिर उस H2O को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस के बारे में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बस आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहली बात कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड that result in formation of that result in formation of H2O प्लस CO2 एंड ATP। ATP जिसे आप एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब कि वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई कि आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, आपके बॉडी के अंदर गई, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आपने जो भी फूड खाया है, आपने ग्लूकोज लिया, आपने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, तो ये जो फूड आप ले रहे हैं इनका ब्रेकडाउन होगा। और जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होता है? एंड में H2O प्लस CO2 एंड ATP रिलीज होती है, उसको आप एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब इस CO2 को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है कि आपने ऑक्सीजन को लिया, उसका यूज किया, उससे CO2 बना, और फिर इसको आपने लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से फिर नॉस से होकर आपने बाहर निकाल दिया। तो आपने सांस ली और आपने छोड़ी, उसमें आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है। बट रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स होती है, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग आपने वर्ड सुना होगा, जिसको आप वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीदिंग, या फिर इसको आप वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये क्या है? देखो, ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें आप इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं वो हम देखेंगे जब हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो इस रेस्पिरेशन में आपकी 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट मैंने बोला, एक तो होती है ब्रीदिंग, और सेकंड आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहले एक्सटर्नल लिखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, और फिर आएगी आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल
रेस्पायरेशंस। तो ये 3 स्टेप्स होती हैं आपकी रेस्पायरेशन के अंदर, जिसमें ब्रीदिंग आपकी फर्स्ट रेस्पायरेशन होती है। देखिए, मैंने कहा कि आपने नाक से जो है वो सांस ली, ठीक है, या फिर सांस क्या, ऑक्सीजन ली, गैसेस ली, क्योंकि देखो केवल हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, आपकी और भी गैसेस जो है आप उनको इनहेल करते हैं। देखो यहाँ से ली, नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ पर जाएगी, हमने स्टेप्स पढ़ी होगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की। नोस, नोस से फिर कहाँ गया, आपके नेजल कैविटी से फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, और फिर आपके लंग्स में जाकर वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो होती है। देखिए ये आपके लंग्स है, इसमें आकर आपकी ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो ओपन होती है, और यहीं पर आपका सारा एक्सचेंज जो है वो होता है लंग्स के अंदर। आपका ब्लड आता है, फिर यहीं से जाता है, जो प्योर ऑक्सीजन है वो आती जाती है, और इम्प्योर जो CO2 है वो ब्लड इसके पास में आता है, उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो एक मैं छोटी सी प्रोसेस आपको बताती हूँ, ये मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ, एक स्टेप्स में बताती हूँ। देखो डायग्रामेटिकली आप समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि आपने क्या लिया इन्वायरमेंट से, आपने क्या लिया इन्वायरमेंट से, क्या लिया, इन्वायरमेंट से आपने लिया एयर या गैसेस या ऑक्सीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो कहां पर गया, कहां पर गए, आपके नोज से होते हुए लंग्स के पास गई, नोज से होते हुए आपके लंग्स के पास गई, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, यहां से ऑक्सीजन गया इधर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, लंग्स से फिर CO2 भी तो आएगा, तो यहां से CO2 आपने फिर नोज से होते हुए इसको बाहर निकाल, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा ब्रीदिंग, क्या कहा, ब्रीदिंग। क्योंकि इसमें आपने क्या किया, सांस ली, गैसेस को लिया, एयर को लिया और फिर बाहर छोड़ा, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हुआ, इस प्रोसेस को हमने ब्रीदिंग कहा। अब आगे बढ़िए, लंग्स से फिर कहां पर जाएगा, लंग्स में क्या है, आपकी एल्वियोलाई है, क्या है, एल्वियोलाई, इनके बारे में भी अभी हम समझेंगे, एक बेसिक स्टेप्स आपको बता रही हूँ। एल्वियोलाई जो कि देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपकी जो है वो कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जिसको आप पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ पर इसके अराउंड बहुत सारा नेटवर्क होता है, जाल होता है, क्योंकि ये एल्वेओलाई जो होता है आपके ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, गुच्छा बना हुआ होता है। तो ये आपके एल्वेओलाई है, इसने ऑक्सीजन को यहाँ पर दिया और यहाँ से क्या लिया, CO2 लिया, मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। तो इसको आप क्या कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स होती है, जिसमें आपका ब्रीदिंग हो गया, सेकंड होता है आपका यहाँ पर जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी आपके टिश्यू तक, आपके सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, अभी आपके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना बाकी है, तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो काम हो गया, अब इसको हमारे ब्लड में पहुंचाना पड़ेगा, ये तो पल्मोनरी कैपिलरीज के पास आया है, सिस्टेमिक कैपिलरी के पास ले जाना अभी बाकी है। तो फिर आप किसकी मदद से पहुंचाएंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन। तो एक ट्रांसपोर्टर हमें चाहिए, कोई भी चीज आपको पार्सल करनी है, कहीं बाहर भेजनी है, तो उसके लिए कोई व्हीकल तो आपको चाहिए, आप चाहे बस में भेजो, गाड़ी में भेजो, ट्रक में भेजो, लेकिन उसको ले जाने वाला तो चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी आपकी सिस्टेमिक कैपिलरी के पास, ये है आपकी सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरीज। अब सिस्टेमिक कैपिलरी से कहां पर जाएगा, मान लो ये आपके यहाँ पर क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब ये इस ऑक्सीजन को आपकी सेल जो है वो यूज करेगी, ठीक है। यूज करेगी मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, क्या बनता है, जैसे पायरुवेट बनता है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी जो है वो रिलीज होती है, एटीपी का यूज भी किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है और उस एनर्जी को आप यूज करते हैं। तो इन सभी प्रोसेस में आपके ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तभी हमारी सेल काम कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का यूज तो किया, बट यहाँ पर बनता क्या है, H2O प्लस आपका CO2 प्लस एटीपी। ठीक है, तो अब ये तो हमने यूज कर लिया, पानी भी हमारे काम की चीज है। इस H2O को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो इस CO2 को फिर से आपके लंग्स तक पहुंचाया जाता है और लंग्स से फिर आपके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब ये इंटरनल जो आपकी सारी प्रोसेस हुई है, इसको हम क्या कह देंगे, इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस पूरा, कि कैसे ब्रीदिंग हुई, किसको कहते हैं ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या है और इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है। ये एक बेसिक स्टेप मैंने आपको बताई है आपके समझने के लिए, बाकी अभी पूरा सारे ऑर्गन हमें समझना बाकी है। तो हम पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि आपकी जो रेस्पायरेशन है वो दो टाइप की आप पढ़ते हैं। एक होती है आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब ये कहाँ गया, ये लीजिए, एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन, ओहो चलिए, और एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस तो आई होप एक बेसिकली आपको पता ही होगा कि एरोबिक का मतलब क्या होता है। एरोबिक मीन्स की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपके फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। जैसे मैंने बताया ग्लूकोज से पायरुवेट वाली सीक्वेंस होती है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उस कंडीशन में आपकी ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, और इसमें आपकी मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कहाँ पर होता है, मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। बाकी आप अदर की देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उनका थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एनारोबिक में आप बात करेंगे तो एन से आपको वैसे ही समझ में आ ही रहा होगा, एन का मतलब होता है अब्सेंस। अब किसकी अब्सेंस, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन की, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, कि जब आपके फूड का ब्रेकडाउन होता है तो इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट बना जिसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ। इन कंडीशन ऑफ absence ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उस कंडीशन में हमें एनर्जी की जरूरत है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा मतलब कसरत करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और आपके पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपका ये जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट या फिर आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जब आफ्टर थोड़े टाइम बाद, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त तो आपको पेन नहीं होता है, बट आप एक आध दिन में देखेंगे तो बस ऐसा लगेगा कि पेट से चला ही नहीं रहा है। आप 2 दिन से रनिंग कर लो और फिर मत करो तीसरे दिन, आपको पता लगेगा। तो वो जो पेन होता है ना, वो इस लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। वो धीरे धीरे ये जैसे खत्म होता जाता है और फिर आपका पेन भी खत्म होता जाता है। तो ये आपका मेनली आपको किसमें देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें आपकी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेस एनर्जी
प्रोड्यूस्ड होती है। क्लियर है? एरोबिक और एनारोबिक आपको समझ में आया या नहीं? चलिए, आई होप सभी को समझ में आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। देखो, एक तो पासेज होता है, आपका पाथवे होता है, और उस पाथवे में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें आपकी जो एयर अंदर जाएगी वो एक पाथवे है, जहां पर उस पाथवे में कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, बस वो पास करेगा। उसमें आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, बट एक ये पाथवे होता है जहां पर कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, और जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है। आप सभी को पता है, नॉस, और यहीं पर आप लिख लीजिए नेजल कैविटी। और में क्या है, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी से आप आगे की तरफ चलेंगे, देखो यहाँ पर नॉज, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपकी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से आगे आपको क्या मिलेगा, नेजल कैविटी से आगे मिलेगा आपको फेरिंग्स। ओहो, क्या मिलेगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद चलेंगे, आपको मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स से आगे क्या है आपका, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये सभी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है आपका, ब्रोंक्यूल्स के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद आपका आता है लंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आपकी गैसेस जो है वो आई, ऑक्सीजन आई। ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स से होते हुए फिर आपके कहाँ पर पहुंचाई जाएगी, आपके ब्लड में पहुंचाई जाएगी। ब्लड से फिर कहाँ जाएगी, आपके टिश्यू के पास जाएगी, और टिश्यू से फिर वो सेल के पास जाएगी, और सेल इसको यूज करेगा फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो ये सारे ऑर्गन हमें पढ़ने हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। बाकी मैकेनिज्म क्या होती है, कितने टाइप्स का होता है, ये सभी हम पढ़ेंगे। पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन को पढ़ लेते हैं। नोज से शुरुआत करते हैं, नोज और नेजल कैविटी से। क्या क्या इनका रोल होता है, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, वो भी हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये एक डिटेल डायग्राम है इसका। एक मिनट, चलो अब देखो। देखो यहाँ पर आपका सारी चीजें दी हुई है, ये आपके नाजल कैविटी है। नाजल कैविटी का ये पूरा सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होता है। फिर यहीं से आपका जो है वो फेरिंग्स आ जाता है। अब देखो, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे मतलब कि जहां से आप यहाँ से फूड लेते हो तो वो फूड अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो पाथवे भी एक ही होता है, और ये जो नेजल कैविटी से होते हुए पीछे आपका फेरिंग्स आ जाता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक आप कहेंगे नेजोफेरिंग्स नाक के पीछे, एक आपके माउथ के पीछे जो होता है उसको इसोफेगस का, सॉरी इसोफेगस नहीं, ऑरोफेरिंग्स कहा जाता है। और देन फिर जहां से आपका लैरिंग्स स्टार्ट होता है उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। हालांकि ये हम फेरिंग्स में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कहाँ तक आ गए थे आप, कि फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये आपका यहाँ पर लैरिंग्स वाला पार्ट हो जाता है। ये पार्ट है आपका यहाँ पर ट्रेकिया, और यही आपका जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकाई देखो, ये छोटी छोटी सी माइन्यूट एक छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है जड़ के जैसा, इनको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि आगे जाकर डिवाइड होते जाते हैं, होते जाते हैं, और फिर आपका बन जाता है एक गुच्छा, जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है एक मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, ये इसको आप कहते हैं डायफ्राम। इस डायफ्राम के ऊपर आपके लंग्स जो है वो मतलब कि रखे हुए होते हैं, आप यूं कह सकते हैं इस तरीके से, जो कि इसको होल्ड करके रखता है। तो ये है आपका डायफ्राम, और इसी में आपके ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर होता है। चलिए जी, एक एक करके सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके नोज के बारे में, या फिर आप कहेंगे उसको नेजल कैविटी। आज ये थोड़ा सा स्लो क्यों चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये स्लो हो जाए, पर हमें स्लो नहीं होना है। ठीक है, देखिए नोज, नोज की बात करें, जिसे आप लिखेंगे यहाँ पर नोज और नेजल कैविटी। नोज और नेजल कैविटी, तो नोज और नेजल कैविटी क्या है,
ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है जहां पर आप एयर को इनहेल करते हो। और ये जो नेजल कैविटी होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये है आपके नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर्स। तो आप सबसे पहले नोज को देखेंगे, देखो एक पतली सी हम नोज बना लेते हैं। चलो ये आप समझिए ये किसी की नाक है। ओहो, चलो जी, ये एक पतली सी नाक हमने बनाई है। अब यहीं से आपकी नेजल कैविटी स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये पूरा क्या है, आपके नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से आपका फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, ये आपका फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स। तो ये पूरी नेजल कैविटी है। इसमें यहाँ पर आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं, ये छेद है, ठीक है। इन छेद को आप क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, नॉस्ट्रिल्स क्या कहेंगे, नॉस्ट्रिल्स। क्या है नॉस्ट्रिल्स, ये जो टू ओपनिंग होती है इसको आप नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है जहां से आप इनहेल करते हैं। देखिए इस ऊपर की तरफ चलेंगे इसी में, तो ये वाला रीजन जो है वो आपका वेस्टिब्यूलर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूलर रीजन। और इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाला भाग जो है आपका रेस्पायरेटरी रीजन कहलाता है, रेस्पायरेटरी रीजन। इसमें आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला रेस्पायरेटरी रीजन है। और इसी से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम। क्या मिलेगा, ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम। ये कुछ इस तरीके का हम बना लेते हैं, इसको आप कहते हैं ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम। अब इनका काम क्या होता है अभी बताऊंगी, रुको जरा, पहले आप इसको लिख तो लो, ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम। अब देखो इसी में आपके यहाँ पर कॉन्केव भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर, इनको आप कहेंगे नेजल कॉन्के। क्या कहेंगे, नेजल कॉन्के। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपके हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, नाक में बाल आप सभी ने देखा ही है। ठीक है, इस तरीके से मुंह करके कांच में देखना, दिखेंगे आपके नाक में बाल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं ये वेस्टिबुलर रीजन है, यहाँ पर आपके ये हेयर प्रेजेंट है। और हेयर के बीच बीच में यहाँ पर आपकी ये म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपकी जो म्यूकस सिक्रीट करती है जब कॉमन कोल्ड होता है तो नाक बहती है, आप सभी ने देखा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है आपके हेयर, क्या है, हेयर। और ये क्या है आपकी म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। इतना समझ में आया या नहीं, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए एक एक चीज हम समझते हैं। सबसे पहले देखो नोस, नोस का काम क्या है, नोस क्या करेगी, आपके एयर, इंटर एयर, इंटर एयर एंड फिल्टर। ठीक है, आपकी एयर जो है वो इसी के द्वारा इंटर करेगी, उसको ये फिल्टर करेगा, मतलब कि क्लीन करेगा, और फिर आपकी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो नोज है, इस नोज का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। एक पार्ट और होता है जो कि आपकी ये जो नेजल कैविटी होती है, राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी को सेपरेट करता है, उसको आप नेजल सेप्टम कहते हैं। देखिए अब इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेजल कैविटी को, एक एक पार्ट में आपको डायग्राम में भी देखकर समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, आपका वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन। और आपने सेकंड लिखा रेस्पायरेटरी रीजन। और थर्ड लिखा आपने ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम, या फिर ऑल फैक्ट्री रीजन भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन आप बात करते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। वेस्टिब्यूलर रीजन में आपका क्या क्या होता है, यहाँ पर हेयर प्लस म्यूकस ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इस इन हेयर का काम क्या होता है, हेयर क्या करते हैं, आपका डस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं जिनको आप इनहेल करते हैं, थोड़े बहुत तो देखो अंदर चले ही जाते हैं, पूरा कंप्लीटली तो ये उनको फिल्टर नहीं करता है, फिर वो आगे जाके वैसे भी फिल्टर हो ही जाते हैं। बट हाँ ये हेयर जो है वो क्या करते हैं, आपका ट्रैप, ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल
dust particle and remove through mucus, ठीक है, और म्यूकस के द्वारा इसको रिलीज कर देता है। तो ये है वेस्टिबुलर रीजंस, जिसमें आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर आप चलेंगे, ये जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन है, इस रेस्पिरेटरी रीजन का क्या काम होता है? देखिए, जो भी एयर आप ले रहे हैं, अब बाहर से एयर कैसी आ रही है, इस तरीके से, तो अंदर जाके क्या होगा, ये इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट में हो जाएगा, ताकि एक तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, और ये उसके कंडीशनिंग का काम करती है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां से एयर आ रही है वो कैसी है, आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये एक जैसा बनाना पड़ता है, उसको आप कहेंगे कंडीशनिंग। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, उसका काम क्या होता है, कंडीशनिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन। अब ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या है? मैगी बन रही है घर में, तो खुशबू आती है, आपको स्मेल आती है, चावल बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे राइस बनाए हैं, बिरयानी बनी है, तो फिर इन सभी की स्मेल आपको कहाँ से आती है? ये आती है आपकी जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वहां पर। ये आपको हेल्प करता है स्मेल में, हेल्प हेल्प इन स्मेल, आपको स्मेल में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट खीर बनी है, तो वो आपको सुगंध कैसे आ रही है? आप कहते हैं यार बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, फिर कभी कभी कहते हैं बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल आपको ऑल फैक्ट्री रीजन देता है। इसमें सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो चलिए, ये हो गया ओवरऑल आपके नोज के बारे में। ये आई होप आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके अलावा देखिए, आप नोज के बाद आता है आपके पास में यहाँ पर फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का क्या काम होता है, और फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? फेरिंग्स का एक ही काम होता है, ये एक आपका कॉमन पाथवे होता है। फेरिंग्स क्या करता है, एक पाथवे की तरह काम करता है, जिसमें ये कॉमन पाथवे होता है फॉर कॉमन पाथवे फॉर एंट्री ऑफ फूड एंड एयर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि आप जो फूड लेंगे वो आपका इसी फेरिंग्स की तरह जाएगा, और आप अगर खाना खा रहे हैं या एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो वो दोनों आपके एक ही पाथवे से आगे की तरफ जाएंगे, और वो आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं। बट जहां आपके एक ही पाथवे से रहे हैं, जिसको आप कहते हैं फेरिंग्स। अब देखो, यहाँ पर आप आइए, ये जो मैंने आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला रीजन, ये है आपका नेजोफेरिंक्स, जहां से आपकी एयर जा रही है। तो नाक से एयर गई, देखो ये वाला पार्ट है नेजोफेरिंक्स का। नेजोफेरिंक्स, ये नाक से आपकी यहाँ से एयर जा रही है। आपने खाना खाया, वो कहाँ पर जाएगा, आपके ओरोफेरिंक्स में। तो ये आपका है यहाँ पर ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। और यहां से आपका इस स्नीजन से नीचे आपका लैरिंग्स स्टार्ट होता है, तो इस पार्ट को आप कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब देखिए एक बार और, जैसे ये हमने एक नोज रीजन बनाया है, ये मैं आपको समझाने के हिसाब से बना रही हूँ, बिल्कुल भी इस पर आपको हंसना नहीं है, ठीक है। ये ओनली आपको समझाने के हिसाब से है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला भाग को हमने क्या कहा, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, ये वाला भाग को आपने क्या कहा, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपने कोई भी फूड लिया तो वो यहाँ से आएगा, आपकी नाक से देखो एयर आ रही है तो वो यहाँ से आ रहेगी, बट वो पार्ट कौन सा है, आपका फेरिंग्स वाला ही है। इसी फेरिंग्स को तीन भाग में डिवाइड कर दिया है, नेजो, ओरो और लैरिंजो फेरिंग्स। तो देखो यहाँ पर आपका लैरिंग्स है, तो आप इसको कहेंगे लैरिंजो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स। तो आपके नेजोफेरिंग से क्या आया, नेजोफेरिंग से आपका एयर आई, ठीक है। यहां से आपका क्या आया, एयर भी आई और
फूट भी आया। अब इससे आगे की तरफ आप चलते हैं तो इसमें आगे और क्या आता है आपका, लेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स आ जाता है। लैरिंग्स एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है आपका, क्योंकि देखो आप यहाँ तक तो अभी तक आपने फूड लिया तो इसी पाथवे से आया, ठीक है, और यहाँ से आपने एयर ली तो इसी पाथवे से आया, बट वो आगे जाके अब डिवाइड हो जाता है। इसी पार्ट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर बना रही हूँ, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए फिर इसको हम समझते हैं। ओके, ये एक बॉक्स में ऊपर बना लेती हूँ और ये इसका एक तरीके का ये ढक्कन यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए जी, अब इसको लेबल करते हैं हम। ये क्या है आपका, ट्रेकिया। ट्रेकिया, लेकिन ट्रेकिया से पहले क्या है आपका, लैरिंग्स। और लैरिंग्स को आप क्या कहते हैं, लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, जो कि आपके साउंड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसको कहेंगे आप वॉइस बॉक्स, आपके लैरिंग्स को। देखिए ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका वॉइस बॉक्स है, बट इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके का कि ये आपका ट्रेकिया है, और इस ट्रेकिया के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर ऊपर आप इस तरीके से देखिए, ये आपका यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका लैरिंग्स है। ये क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच आपका लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और इस लैरिंग्स का काम होता है, ये एक आपके पाथवे की तरह ही काम करता है, और ये प्रिवेंट करता है आपके फूड को, ताकि आप जो भी फूड ले रहे हो वो फूड आपके इस ट्रेकिया वाले रीजन में इंटर ना करे, वो फूड आपके ईसोफेगस में जाए। यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप कहते हैं ईसोफेगस। तो आप जो भी फूड खाएंगे वो आपका इधर जाना चाहिए। तो लैरिंग्स का काम क्या होता है, ये आपके फूड को आपके ट्रेकिया में जाने से बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। देखो ये एक ओपनिंग आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके की ओपनिंग होती है। देखो ये ओपनिंग आपको दिख रही है, इस ओपनिंग को आप कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। ये एक आपका कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन मैंने लगाया हुआ है, वो ढक्कन आपको दिख रहा है, इस ढक्कन को आप कहते हैं ईपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे जी, ईपीग्लॉटिस। यही ईपीग्लॉटिस जो है वो काम करता है कि जब आपने खाना खाया, आप अगर फूड की एंट्री करवा रहे हैं, तो ये ढक्कन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ताकि फूड जो है वो सीधा सीधा आपके ईसोफेगस में जाए। अगर आप सांस ले रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपका यहाँ से एंट्री हो रही है, ये ओपन है, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट जैसे ही आप फूड की अंदर एंट्री करवाते हैं तो ये ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है, आपके ईसोफेगस में फूड चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको डबल वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है, मुझे बोलना है या फिर मुझे ढक्कन बंद करना है, दोनों में से काम क्या करना है, तो इसको समझ नहीं आता है। इसीलिए कभी भी खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ताकि वो अटके नहीं। अगर फूड अटक गया, इधर चला गया, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो कभी फूड की एंट्री इधर हो गई, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि आपके जो है वो ट्रेकिया की तरफ जो है वो एंट्री हो गई है फूड की, और कुछ केसेस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देखा आपके लैरिंग्स का पार्ट, जिसमें ये ग्लॉटिस होता है, ये ओपनिंग होती है, और ये आपका एक ढक्कन होता है जिसको ईपीग्लॉटिस कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो होता है, इसकी ये लेंथ होती है आपके लैरिंग्स के। तो लैरिंग्स आप सभी को आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, किसी को कोई डाउट या किसी को कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है। ये श्योर करता है कि आपकी फूड जो है वो इंटर करे आपके किसके अंदर, आपके इसोफेगस के अंदर।
तो लेरिंग्स आपको समझ में आया नहीं या नहीं? लेरिंग्स क्या है? आपका ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच प्रेजेंट एक आपका ट्यूब के जैसा या फिर एक छोटा सा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। ये आपका क्या काम करता है? ये आपके यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, लेरिंग्स का काम क्या है? प्रिवेंट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड। अब ये विंड पाइप क्या है? विंड पाइप आपके ट्रेकिया को कहा जाता है। ठीक है, इसमें एंट्री ना हो फूड की, उससे प्रिवेंट करता है। आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस, जो कि आपके लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ये क्या है? एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। अब देखिए, आप देखते हैं ना कि मेल में जैसे जैसे उनके हार्मोन रिलीज होते हैं इन कंडीशन ऑफ प्यूबर्टी, जैसे वो प्यूबर्टी की एज में आते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ हो जाता है, क्योंकि उनका जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है, वो थिक हो जाता है। जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आती है, वो थिक हो जाता है। और आप जब फीमेल में देखेंगे या फिर गर्ल्स में देखेंगे, तो उनका जो ये वाला पार्ट होता है, थीन होता है और इतना बाहर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में हम समझ चुके हैं। अब बात आती है आपकी ट्रेकिया की, जिसको आप वेंट पाइप कहते हैं। वेंट पाइप। तो चलिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रेकिया के बारे में वो हम आगे की तरफ समझेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ट्रेकिया क्या है? देखो, ट्रेकिया जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, जिसका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? देखिए आप, है ना? तो ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। सिलेंड्रिकल ट्यूब। आपका जो लैरिंग्स होता है वो कंटिन्यू होता है। देखो, लैरिंग्स जो है वो कंटिन्यू हो गया आपके ट्रेकिया में। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है कंटिन्यू कंटिन्यू फ्रॉम लैरिंग्स। लैरिंग्स से कंटिन्यू होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और 2.5 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायामीटर होता है। ये एक ओनली आपके पाथवे की तरह काम करता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपकी ईयर जो है वो आगे की तरफ पास होती है। तो जब आप ट्रेकिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके ट्रेकिया का होता है। देखिए, ये आपका ट्रेकिया है, और ऊपर आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। इस ट्रेकिया में इस तरीके का एक रिंग शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए, ये आगे की तरफ आपका कंटिन्यू होता है। ये पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सी शेप स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होता है, ये क्या है? आपकी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट रिंग होती है, कंप्लीटली पूरी तरीके से नहीं प्रेजेंट होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेकिया है, तो इसके अराउंड पूरी इस तरीके से प्रेजेंट है, बट ये ऐसे नहीं प्रेजेंट है, ये हाफ प्रेजेंट है। आप आगे की तरफ देखेंगे तो ऐसे रिंग दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पूरा प्लेन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सी शेप रिंग जो होती है, वो इनकम्प्लीट रिंग होती है। इनकम्प्लीट रिंग होती है, जो कि आपके ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। अब आप देख रहे हैं कि आगे जाकर ये ट्रेकिया जो होता है वो एक वी शेप स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। ये कहाँ पर जा रहा है? डिवाइड होकर आपके लंग्स में जा रहा है। तो ये जो डिवाइड होता है, इसको आप कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जो है वो आपकी प्राइमेरी ब्रोंकाई होती है। मैंने यहाँ पर वन लिखा है, मतलब कि प्राइमेरी ब्रोंकाई। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई में आगे जाकर डिवाइड हो रहा है, बट ये कौन से पार्ट, कौन से पोर्शन पर जाकर डिवाइड होता है? यहीं से आगे फिर आपके लंग्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब ये स्पेस नहीं है, चलो मैं उधर की साइड में बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका लंग्स जो है वो कंटिन्यू हो जाता है इस तरीके से, इधर भी आपका लंग होगा। तो ये ट्रेकिया डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, जिसको आप प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। लेकिन ये कहाँ पर जाकर डिवाइड होता है? आप जो पीछे आपकी वर्टिब्रा देखते हैं ना, उस वर्टिब्रा में आपका
ये वी शेप स्ट्रक्चर जो होता है, वी शेप, तो ये आपका कहाँ पर डिवाइड होता है, आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा, T5, T5 वर्टिब्रा, T5 वर्टिब्रा के वहां से आपका ये डिवाइड होता है। आपने दिखा होगा थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रे हमने पढ़े हैं बहुत ही अच्छे से, जो T12 होते हैं उसमें T5 नंबर का जो वर्टिब्रा होता है उस जगह पर इसका यहाँ पर ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, जिसको आप प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। कितनी लेंथ होती है आपके इसकी, 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग आपका ट्रेकिया होता है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है, प्रोवाइड क्लियर पाथवे, ये क्या काम करता है, क्लियर पाथवे प्रोवाइड करवाता है फॉर एयर टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम लंग्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोवाइड क्लियर पाथवे ऑफ एयर टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम लंग्स। तो ये काम आपके ट्रेकिया का होता है। ट्रेकिया के बारे में आप सभी को समझ में आया या नहीं, इसमें सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, और टोटल कितनी होती है, ये 14 to 16 रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। ये आपकी कंटिन्यू होती है ट्रेकिया से लगाकर आपके ब्रोंक्यूल्स तक। कहाँ पर होती है, ट्रेकिया से लगाकर आपके ब्रोंक्यूल्स तक जो है वो कंटिन्यू होती है। इस स्ट्रक्चर को जरा आप देखिए, इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये आपका लेरिंग्स वाला पार्ट है, यहीं से आपका ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रेकिया जो है आप में इसमें शीश शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको ट्रेकियल कार्टिलेज कहा जाता है। ये आगे जाके देखो, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में जाकर डिवाइड हो रहा है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। और ये है आपके राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और उसमें जाकर ये ओपन हो जाता है। फिर ये आगे जाकर कंटिन्यू होता है ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे फिर डिवाइड हो जाता है, और फिर आपके एल्वुलाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका राइट एंड लेफ्ट लंग। अब लंग के बारे में हमें समझना है, बट उससे पहले हम एल्वुलाई को भी समझ लेते हैं। और आपकी जो ब्रोंकाई होती है, देखिए ब्रोंकाई के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कि ब्रोंकाई आपकी कंटिन्यू होती है आगे जाकर, यही ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर आपका टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई से आपका क्या बनेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और देन फिर एल्वियोलर डक्ट, और फाइनल आपकी एल्वियोलाई। ये पूरा आपका जाल होता है यहाँ पर आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्रोंकाई आगे जाकर फिर डिवाइड हुआ, आगे जाकर फिर डिवाइड हुआ, आगे जाकर फिर डिवाइड हुआ, और इसके अराउंड पूरा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, कैपिलरी का जाल होता है। क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर क्या बनेंगे, आपके एल्वुलाई बनेगी, और उन्हीं एल्वुलाई से आपकी जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है उन दोनों के बीच में आपस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये पूरी स्टेप्स होती है। अब मैम ये जो आपका सी शेप कार्टिलेज है, जो कि आपके ट्रेकिया से कंटिन्यू हुआ है ब्रोंकाई तक, तो ये कहाँ तक जाता है, ये आपको मिलेगा आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आपका ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है। इससे आगे आपको ये सी शेप कार्टिलेज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए
ठीक है मैम, ये भी हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर जाकर होगा, कहाँ तक ये पाथवे चलेगा, कहाँ तक जो है वो एयर आगे पास होती रहेगी, कहीं पर तो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि एल्वियोलाई में जाकर होगा, बट आपकी जो लास्ट स्टेज होती है रेस्पायरेटरी एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, यहाँ पर आपका रेस्पायरेटरी जोन होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पायरेटरी जोन होता है। रेस्पायरेटरी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, चलिए। रेस्पायरेटरी जोन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं जो बोल रही हूँ आप उसको नोट कर लेना अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और देखो यहाँ से यहाँ तक वाला भाग, ये जो मैं आपको यहाँ पर कलर कोडिंग से बता रही हूँ इसको आप ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक सी शार्प स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ से, आपका जो रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से, यहाँ से रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से आपके एल्वियोलाई, ये वाला पार्ट आपका रेस्पायरेटरी जोन कहलाता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और यहां से लगाकर, चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, यहां से लगाकर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिव जोन होता है। यहाँ पर ओनली पाथवे होता है, ये इसमें पास होता है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको ट्रेकिया के बारे में भी और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बारे में भी। अब आती है हमारी बारी अगली, वो है आपका एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई एक ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। तो यही एल्वियोलाई जो है कहाँ पर जाती है, आपके लंग्स में जाकर ओपन होती है। और कहाँ से कंटिन्यू हुई थी ये एल्वियोलाई, आपकी कंटिन्यू हुई थी कहाँ पर, आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योस। ठीक है, इसमें आपकी आपके लंग्स की अगर आप बात करते हैं तो अप्रोक्स 300 मिलियन जो है वो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है इन बोथ लंग्स। 300 millions alveoli present in both lung। आप देखो हर सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हमने नेफ्रॉन आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है आपका नेफ्रॉन। वैसे ही आपका, आप कह सकते हैं कि आपका जो लंग है जो कि आपका मेन और प्राइमरी ऑर्गन होता है, उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी एल्वियोलाई। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसका काम क्या होता है मैम, मैंने वैसे तो बहुत बार आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर होता क्या है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है फर्स्ट टाइम। तो आप क्या लिखेंगे इसको, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है वैसे तो, पर हम एक बार और इसके स्ट्रक्चर को बनाकर देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए ये है आपकी ब्लड वेसल और ये है आपकी एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में हमने जब एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था तो वहां पर भी पढ़ाया था कि यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम होती है। क्योंकि हमें फास्ट एक्सचेंज करवाना है, कोई भी चीज जो है वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट करनी है, इधर उधर भेजना है, तो क्या होगा यहाँ पर आपकी कौन सी इपिथेलियम होना चाहिए, कौन सी इपिथेलियम होना चाहिए जरा सोचिए। यहाँ पर होगी आपकी स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम। यहाँ पर भी यही स्क्वैमस इपिथेलियम होगी। ये क्या है आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, ये क्या है पल्मोनरी कैपिलरी है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी कैपिलरी का जाल जो है आपकी एल्वियोलाई के यहाँ पर प्रेजेंट है, कि जैसे आपका ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे जाता है और वो एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू हुआ, ये है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट आगे जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर एक एल्वियोलर सैक। ये पूरा एक सैक होता है यानी कि स्पेस होता है जिसमें आपकी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। ये एक आपको
आपको ग्रैप के जैसा गुच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अराउंड कैपिलरी का बेड होता है। देखो दिखाई दे रहा है कैपिलरी का जाल पूरा तरीके से, ये कैपिलरी का जाल है और यहाँ से आते हुए देखो ये आपकी पल्मोनरी वेन आ रही है, इधर से आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये है यहाँ पर आपका एल्वियोलाई और इसके बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, इसको आप कहते हैं एट्रियम। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आई आपके एल्वियोलाई के पास, तो ये ऑक्सीजन इधर आएगी, यहाँ से CO2 उधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, कंप्लीट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपको समझ में आया या नहीं? अब इसमें आपकी न्यूमोसाइट भी प्रेजेंट होती हैं और न्यूमोसाइट के अलावा यहाँ पर आपका एल्वियोलर मैक्रोफेज भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मैक्रोफेज का होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो उनको यहाँ पर किल किया जा सकता है। तो देखिए ये एल्वियोलाई के बारे में होता है जो कि फंक्शनल यूनिट होती है आपके लंग्स की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया। लास्ट और आपका मेन और प्रिंसिपल ऑर्गन यहाँ पर बचता है लंग्स। तो आप क्या लिखेंगे लंग्स को? लंग्स इज द प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है या रेस्पिरेशन का क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑर्गन होता है। अच्छा जी, ये लंग्स प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके थोरेसिक कैविटी में। और ये जो है आपके लंग्स जो है, लंग्स प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में होते हैं राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, ये आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होंगे? थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पर होंगे जी? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब थोरेसिक कैविटी कहाँ है? देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके का, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इस वाले डायग्राम में। देखिए ये आपके लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि ये है आपका डायफ्राम। ये डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है, डॉम शेप, और इसी के ऊपर आपका यहाँ पर लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर एक इसको आप कह सकते हैं ये है मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको आप डायफ्राम कहते हैं। और ऊपर की तरफ आती है ये डायफ्राम सेपरेट करती है आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को। तो चलिए वहीं पर मैं आपको बता देती हूँ लंग्स के यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी, तो ऊपर क्या है आपका थोरेक्स वाला रीजन है, ये है आपका थोरेक्स वाला रीजन जहां पर थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेक्स। और यहाँ पर है आपका एब्डोमेन वाला रीजन जहां पर एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये क्या है आपका डायफ्राम है, डायफ्राम है जो कि डॉम शेप होता है, मसल्स होती है, डॉम शेप एक मसल होती है जो कि सेपरेट करती है। और इसी थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए लंग्स का स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है बट थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। अच्छा जी, आपके लंग्स का वेट कितना होता है? तो अप्रोक्स आप यहाँ पर लिख लीजिए कि लंग्स का जो वेट होता है वो 600 टू 700 ग्राम होता है आपके ईच लंग्स का, अप्रोक्स आप इतना मान सकते हैं। और वेट हो गया आपका, आप यहाँ पर लेंथ लिख सकते हैं कितनी होती है, 20 टू 24 सेंटीमीटर आपके लंग्स की लेंथ होती है। समझ में आ गया? इसमें लोब भी प्रेजेंट होते हैं। अब लोब समझने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आपका ट्रेकिया जो है वो लंग्स में जाकर ओपन होता है कुछ इस तरीके से। हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर बनाते हैं या छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लंग्स का बनाते हैं केवल आपके समझने के लिए। चलिए ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिए जैसा भी बना है। अच्छा आपको बनाना है आपके नोट्स के अंदर। तो ये है ट्रेकिया, इस ट्रेकिया में सी शेप्ड रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है और यही आगे जाके आपकी कंटिन्यू हो जाती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। देखिए ये इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो डिवाइड हो जाती है। ये
ये इस तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, और आगे जाके वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेती है, बलून शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं, और वो आपकी लंग्स में जाकर ओपन होती है। वो मैं आपको पूरा बता चुके हूँ। अब आपके जो लंग्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, ये है आपका राइट लंग और ये है आपका लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग। तो ये जो राइट लंग होता है, आपको स्ट्रक्चर में मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। अब मैम इसको छोटा क्यों बनाया है? क्योंकि इसके नीचे ही प्रेजेंट होता है आपका एक और ऑर्गन जिसको आप कहते हैं लीवर। तो ये लीवर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए थोड़ा सा उठा हुआ होता है आपका राइट लंग। और लेफ्ट लंग की बात करेंगे, देखो ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है, क्योंकि ये छोटा क्यों है? आपके लीवर की वजह से। और इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लेफ्ट लंग है, इसमें ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको आप कहते हैं हार्ट। तो ये हार्ट पूरा लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बट ये इसका थोड़ा सा पार्ट जो है आपके इस लंग की तरफ जाता है, सबसे एंड पार्ट आप वेंट्रिकल का पार्ट कह सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये अंदर की तरफ घुस जाता है। और इसको आप कहते हैं, यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको आप कहते हैं मीडिया स्टर्नम, स्पेस बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको मीडिया स्टर्नम स्पेस कहा जाता है। और इसको आप कहेंगे कार्डियक नोच। क्या कहेंगे? कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच क्या है? देखिए आपको ये जो स्पेस है, एक मिनट, इसका थोड़ा सा आप गलत समझ लेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो अंदर धसा हुआ है ये है कार्डियक नोच, और ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, दो लंग्स के बीच में, इसको हमने कहा मीडिया स्टर्नम स्पेस। क्या कहा? मीडिया स्टर्नम स्पेस। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये जो आपके लंग्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, डबल लेयर्ड होती है इनके ऊपर। कैसे डबल लेयर्ड होती है? आप यहाँ पर देखिए, एक लेयर तो हमने ये बनाई, मैं एक लंग पर बनाकर बता रही हूँ, बाकी दूसरे पे आप समझ जाना। ठीक है, तो ये आपकी एक लेयर हो गई है। दूसरी लेयर जो है वो भी इसी तरीके से होती है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी दूसरी लेयर डबल लेयर्ड होती है। ठीक है जी, ये डबल लेयर। अब ये अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं मैम? ये है आपकी इनर विसरल लेयर। देखो, जो लेयर आपके ऑर्गन के पास होती है उसको विसरल लेयर कहा जाता है, और जो दूर होती है उसको पेराइटल लेयर कहा जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आउटर पेराइटल लेयर, आउटर पेराइटल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, ये स्पेस, और इस स्पेस में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इस स्पेस को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। क्या कहा जाता है जी? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो आपके लंग्स को शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, और क्या काम करता है? फ्रिक्शन से भी बचाता है। फ्रिक्शन मतलब कि अगर ये, जैसे कि ये लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को बाहर फेंकेगा या ऑक्सीजन को ले रहा है, तो उस वक्त इन दोनों के बीच में रगड़ ना लगे, फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। या फिर आप कहीं टकरा गए, आपको लग गई, मुक्का मार दिया किसी ने, तो शॉक एब्जॉर्प्शन से भी आपका ये फ्लूइड जो है वो प्रिवेंट करता है आपके लंग्स को। समझ में आया? अब हमें लास्ट समझना है यहाँ पर लंग्स में आपके लॉब्स के बारे में। जो आपका राइट लंग होता है, इसमें कितने लोब होते हैं? राइट लंग में आपके 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। देखिए जी, कैसे लोब होंगे? चलिए इससे समझाती हूँ। एक तो आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, और एक इस तरीके से। लेफ्ट लंग में चलेंगे तो लेफ्ट लंग में कुछ इस तरीके का लोब होता है। अब इसमें कितने लोब हुए? 2 लोब हुए। ये वाला लोब कहलाएगा आपका सुपीरियर लोब, और ये कहलाएगा आपका इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। इसमें चलिए, ये तो हो जाएगा आपका सुपीरियर लोब। ठीक है जी, ये है आपका मिडिल लॉब,
मिडिल लोब और ये हो जाएगा आपका इंफीरियर लोब। ठीक। अब ये जो लोब डिवाइड हो रहे हैं, इसके द्वारा एक लाइन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं फीचर। तो इसमें जो फीचर है उसको आप ऑब्लिक फीचर कहते हैं। मींस जो लेफ्ट लंग के लोग डिवाइड हो रहे हैं बाय ऑब्लिक फीचर इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब, और इन द राइट लंग में आपका ये जो सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर लोब है वो डिवाइड हो रहे हैं बाय टू फीचर्स। कौन कौन सा फीचर्स? ये वाला फीचर जो है वो हॉरिजॉन्टल फीचर है, हॉरिजॉन्टल फीचर है। और ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है इसको आप कहेंगे ऑब्लिक फीचर, ऑब्लिक फीचर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं बचता है। जो राइट लंग है उसमें 3 लोब, जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स। अब देखो आपका ये जो लंग्स प्रेजेंट है, ये लंग्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ कौन कौन से पोर्शन जो है इसके पास में आते हैं? अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। देखिए अगर आप इसकी वेंट्रल साइड पे देखते हैं, एक मिनट, चलिए ये अगर आप लंग्स के वेंट्रल साइड में देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आगे की तरफ क्या मिलता है? स्टर्नम। स्टर्नम कभी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे की तरफ क्या मिलेगा? स्टर्नम। डॉर्सली क्या प्रेजेंट होगा? डॉर्सली प्रेजेंट होगा आपकी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वेंट्रली हो गया, डॉर्सली हो गया। बिलो क्या प्रेजेंट है? आपका डायफ्राम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बिलो? आपका डायफ्राम। और लैटरली में आप देखेंगे तो लैटरल रीजन में क्या प्रेजेंट है? आपके रिब्स, रिब कैच। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको लंग्स के बारे में। ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें जो आपकी बचती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आने वाली क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को समझेंगे, और भी बहुत सारी, जैसे इसके अंदर जो वॉल्यूम्स होती है, जो आपके टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले टॉपिक के साथ और इसी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।